पढ़े थे परिमेय और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में, परिमेय और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल का क्या पढ़े थे। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत और अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। और अपरिमेय संख्या का अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। दोनों के बारे में कल हम लोग पढ़ चुके हैं, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या का और परिमेय संख्या का शांत और क्या अशांत आवर्ती। इसका एग्जाम्पल भी देख चुके थे। ये हो गया शांत, उसके बाद क्या अशांत आवर्ती। इस प्रकार रहेगा तो इसको कहेंगे आवर्ती। ये सभी क्या अशांत आवर्ती का सिंबल। इसको लिखने का तरीका भी बताया था, इसको कैसे लिख सकते हैं 3.65, फिर रैंकिंग भी दे सकते हैं या क्या लिख सकते हैं 3.65। और इसमें क्या होता है अशांत अनावर्ती, जो कि रिपीट नहीं करता है। इस प्रकार ये बढ़ते रहता है, रिपीट नहीं करता। और हम कल पढ़ाए थे कि पाई कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। और 22/7 परिमेय, 22/7 क्या परिमेय संख्या। तो ये दोनों में कल कंफ्यूजन भी कर दिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। इस तरह का क्वेश्चन में आता है कि ये एग्जाम्पल में लिख देगा कि ऊपर में लिखा क्वेश्चन में इनमें से कौन परिमेय है, या किसी क्वेश्चन में रहेगा ऊपर लिखा हो रहेगा किसी में इनमें से कौन अपरिमेय संख्या। तो कैसे बताएंगे? तो जो हम लोग पढ़े हैं उसी के बेसिस पे बताएंगे कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। यहाँ पे पहला नंबर में देखना है कि 10 के बाद 653 653 653 रिपीट कर रहा है। तो अगर ये आवर्ती कर रहा है यानी दोहरा रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? परिमेय संख्या आ जाएगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ये भी 6 6 6 6 आते जा रहा था, ये भी कौन सा संख्या हो गया? परिमेय। ये भी कैसा हो गया? परिमेय संख्या। और यहाँ देखेंगे 6 7 0 1 4 8 6 5 4। इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं करते जा रहा, रिपीट नहीं कर रहे यानी दोहरा नहीं रहा। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। कैसा हो गया? अपरिमेय संख्या। ये कैसा हो जाएगा? ये शांत है तो ये कैसा हो जाएगा? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और इसमें भी और ये टाइप का क्वेश्चन बहुत आता भी है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखेंगे 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3। यहाँ पे देखेंगे कि 1 3 तो आ रहा, 1 3 1 3 1 3 आ रहा। पर यहाँ देखेंगे 1 के बाद 1 3 है, फिर 1, फिर 2 3 आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 3 आ गया, फिर 4 3 आ गया। इस प्रकार ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे थे। इसको भी अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? इस प्रकार का भी हो सकता है। दोहराने का मतलब वही रिपीट करना चाहिए। यहाँ पे 13 13 तो आ रहा, लेकिन 13 के बाद 13 13 यहाँ आना चाहिए, 31 आ गया। फिर अगर ऐसे देखा जाए 13 इसके बाद 13 फिर यहाँ पे 31 आ गया, फिर यहाँ 33 31। लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट देखेंगे तो देखने में ये लगेगा क्या परिमेय संख्या की तरह की रिपीट कर रहा है 3 3 3। पर नहीं, इसको अगर गौर से देखेंगे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ऐसा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ऐसा सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये सभी ऑप्शन में दे देगा और ऊपर में क्वेश्चन में लिख देगा ये परिमेय, इसमें कौन सा है अपरिमेय। तो ये सब पॉइंट पे भी ध्यान देंगे। ये उसका उल्टा हुआ, कभी क्वेश्चन में बोल देगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पूछ देगा कैसा होता है, तो वो लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। ये सभी कभी ये लिख देगा और बोलेगा ये किसका दशमलव प्रसार है, परिमेय संख्या का या अपरिमेय संख्या का। तो वो हम देख करके बता सकते हैं कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या पढ़ेंगे? प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब समझेंगे। ये सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके सहायता से हम दूसरे कथन को सिद्ध कर सकते हैं। प्रमेयिका का मतलब क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके सहायता से किसी दूसरे कथन को सिद्ध करेंगे। तो प्रमेयिका एक सिद्ध कथन है, सिद्ध कथन है जिसके सहायता से
किसी दूसरे कथन को सिद्ध किया जा सके। तो प्रमेयिका का मतलब क्या था? प्रमेयिका एक सिद्ध कथन है, एक सिद्ध पहले से एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से किसी अन्य कथन को हम सिद्ध करते हैं, जिसकी सहायता से किसी अन्य दूसरे कथन को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं, उसे कहते हैं प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब क्या होता है? यूक्लिड विभाजन परीक्षा में पहले प्रमेयिका का मतलब समझेंगे कि प्रमेयिका होता है क्या। प्रमेयिका का मतलब होता है क्या, जिसकी वो एक कथन पहले से ये सिद्ध है, ये कथन पहले से, कोई भी कथन पहले से सिद्ध है, उसकी सहायता से हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं, उसे कहते हैं प्रमेयिका। क्या कहते हैं? प्रमेयिका। तो इसको आप लोग उतारिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक को, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर जो प्लस में हो, धनात्मक हो, 1 2 3 4 पूर्णांक जब पराये देखिए, ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या के समूह को कहते हैं पूर्णांक। तो उसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, इसीलिए यहाँ लिखा है क्या? धनात्मक पूर्णांक कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ए और बी मतलब कोई अगर धनात्मक पूर्णांक, कोई दो धनात्मक पूर्णांक के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R मतलब Q और R ऐसा अद्वितीय, यहाँ क्या लिखा हो? अद्वितीय, ऐसा अद्वितीय Q और R होगा, यानी ये दोनों अद्वितीय हो, मतलब फिर ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसको जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करे, इस समीकरण को सेटिस्फाइड करे। Q और R का एक ही मान होगा। अद्वितीय का मतलब दोनों का एक ही मान होगा जो इस ऐसा समीकरण को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अद्वितीय का मतलब होता है फिर उसका कोई दूसरा वैल्यू नहीं हो सकता। अद्वितीय यूनिक, इंग्लिश में क्या होता है? यूनिक। इसका एक ऐसा वैल्यू होगा P और Q और R का कि A और B के लिए ऐसा समीकरण फिर दूसरा कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। जहाँ पे R कैसा हो सकता है? जहाँ R जो होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, R जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन B से क्या होगा? छोटा होगा, B से छोटा होगा। ये R का वैल्यू है, मतलब R का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन R से B से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। B से क्या होगा? छोटा होगा। जैसे कि हम लोग बचपन में भाग पढ़ते थे, ये 2 नंबर, पहले 2 नंबर कौन लिए? 2 और 7, 2 और 7 और 2, तो 7 और 2 ली। जब इसमें भाग देंगे यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1, इसी ये शेषफल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 7 इक्वल टू क्या? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 1। ये प्रोसेस तब तक होगा, भाग लगेगा, जब तक कि ये B से छोटा ना हो जाए। B होता है यहाँ होता है, ये होता है B, ये क्या? ये A, ये B नहीं, B ये है, ये Q और ये क्या? इसको R बोला जाता है, R। तो ये इस पर इसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा गया। तो भाग तब तक लगता है कि जब तक ये B से छोटा ना हो जाए, जब तक B से R छोटा ना हो जाए तब तक हम लोग भाग लगा सकते हैं। अगर एक दूसरा भाग का एग्जांपल लेंगे कोई भी, अब यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ कितना है? R 19 है, इससे बड़ा है तो फिर भाग लगा सकते हैं। तो R का मान हमेशा B से छोटा होगा, R का मान हमेशा B से छोटा होगा। तो ये है R, ये है B, तो यहाँ पे देखेंगे ये 1 है, यानी R का मान 1 है और B का मान 3 है। तो ये R छोटा हो गया ना B से, R क्या हो गया? छोटा हो गया B से। और एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इस बार देखेंगे R कितना आ गया? इस बार R क्या आ गया? 0। तो यहाँ पर हम लिखे, स्पष्ट लिखे कि R जो होगा ये तो 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर होगा, ये तो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ हो गया 0 से बराबर, ये क्या? 0 से बड़ा। यहाँ भी देखेंगे तो 0 से बड़ा, लेकिन B से क्या होगा? छोटा होगा, B से छोटा होगा। तो ये
b का मान है 2 और r का मान क्या है 0, तो छोटा हो गया। इसमें b का मान 3, r का मान 1, तो हमेशा r जो होगा b से क्या होगा छोटा होगा। ये एक तरह से भाग विधि को ही इस प्रोसेस में लिखा गया है। तो क्या इसका मतलब q और r का एक ही मान होगा जिसके लिए समीकरण क्या होगा सेटिस्फाई होगा, और r का जो वैल्यू होगा 0 और 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। तो ये फॉर्मूला के आया कहाँ से? ये फॉर्मूला हम लोग जो बचपन में पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उसी से बन के आया। अभी हम दिखाए थे कि r शेषफल में आ रहा था और b से भाग दे रहे थे, तो भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, ये इस प्रकार आता है। b a यहाँ जो आता है उसको बोलते हैं q, और यहाँ जो आता है उसको बोलते हैं r, यहाँ जो आता बचता है, इसी से ये फॉर्मूला बना है। यहाँ पे ये भाजक है, ये बीच में जिसमें भाग देते उसको कहते हैं भाजक, जिससे भाग दिया जाता है उससे कहते हैं जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्य। उसको क्या कहते हैं? जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक। और जो यहाँ पे आता है भागफल, ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भागफल। और ये जो नीचे बचता है इसको कहते हैं हम लोग शेष या शेषफल। तो इसी को फॉर्मूला को यहाँ लिखा गया, भाज्य के जगह पे a भाजक b भागफल q और प्लस शेषफल r। इसी फॉर्मूला से बचपन में लोग पढ़ते, उसी फॉर्मूला से वाला फॉर्मूला बना। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ये प्रमेयिका के बारे में बताया है कि प्रमेयिका क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसकी सहायता से हम कोई भी अगला कथन सिद्ध कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम क्या, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें आ गया। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, कोई भी सवाल को या कोई भी सवाल को सॉल्व करने का एक प्रक्रिया है, क्रमबद्ध प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अगर हम क्रमबद्ध तरीका से हल कर रहे तो उसे क्या कहते हैं? विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है? एक विशेष प्रकार की समस्या हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया, यानी एक क्रमबद्ध प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। ये एक प्रोसेस है, किसी भी मैथमेटिक्स सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका है, प्रोसेस को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। और विभाजन प्रमेयिका के बारे में पहले पढ़ा दिए और एल्गोरिथम अभी बता दिए। एल्गोरिथम मतलब होता है किसी भी मैथमेटिक्स सवाल को या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या मैथ में है, उसको अगर सॉल्व करने का एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बारे में एक छोटा सा पॉइंट है। एल्गोरिथम आखिर कहाँ किसके नंबर पर है? एल्गोरिथम सब 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम पर लिया गया। किसके नाम पर? एक फारसी गणितज्ञ थे जिसने एल्गोरिथम के बारे में बताया, तो उसी के नाम पे लिया गया क्या? एल्गोरिथम। उसका नाम क्या था? अल ख्वारिज़मी। इसका जन्म 780 में हुआ और मृत्यु 850 ईस्वी में। तो इसके बारे में छोटा सा पॉइंट है कि एल्गोरिथम कहाँ से आया। तो एल्गोरिथम फारसी गणितज्ञ के नाम पर लिया गया जिसका नाम क्या था? अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया। ये पॉइंट है, थोड़ा सा कर लीजिए। हाल ही में एल्गोरिथम के बारे में लिखे थे कि एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है जिससे किसी भी समस्या को हल करते हैं। तो कौन से प्रॉब्लम को हल करेंगे? तो वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम दो धनात्मक पूर्णांक का HCF ज्ञात करने में करते हैं। प्रयोग क्या ज्ञात करने में? HCF ज्ञात करने में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। HCF तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर दो संख्या दिया हुआ A और B, क्या दिया हुआ? दो संख्या A और B दिया हुआ है, तो HCF क्या होता है? HCF होता क्या है? इस दोनों संख्या का, इस दोनों वैसा सबसे बड़ा संख्या जिससे क्या ये दोनों विभाजित हो, दोनों संख्या क्या हो जाए? एक ऐसा बड़ा संख्या ये दोनों को क्या कर दे? पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, उसी को कहते हैं HCF। ये सोच बच्चों का चीज है। तो क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए अगर कि D कोई नंबर D अगर HCF, ये दोनों संख्या का HCF कितना है? D। HCF अगर D है तो अगर D से A में डिवाइड करेंगे पूर्ण रूप से कट जाएगा, और D से B में डिवाइड करेंगे फिर पूर्ण रूप से कट जाएगा। HCF वो होता है दो संख्याओं का वो सबसे बड़ा वो मान जिससे वो दोनों संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है, उसी को कहते हैं हम लोग HCF। तो हम लोग यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में? दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दो नंबर लिखे हैं, 455 और 42। ये दोनों का विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। हम लोग निकालेंगे HCF। तो पहले तो बेसिक विधि बताते हैं। 42 से क्या करेंगे? पहले छोटे संख्या से बड़े में डिवाइड कर देते हैं।
अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इसको बी कहते हैं, ये बी है, ये क्या है, तो इसको हम ये फॉर्म में लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये भी फॉर्म बोले, इस पे इसको लिखना। तो ये है 255, ए 455 है ए का मान, बी क्या है 42, बी क्या है 42 गुना क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 35। इसमें देखेंगे कि आर का मान जो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0। यहाँ पे क्या हो गया, ये बी है और ये आर है, आर का मान बी से छोटा हो गया, तो अब भागने लगेंगे, तो फिर इसको अगले प्रोसेस में ले जाएंगे। इसको अब क्या करें, इस 35 से इस बी में भागेंगे, तब अब ए के जगह क्या हो जाएगा 42, अब बी का काम करने लगा 35, अब फिर भाग देंगे 35 में से 42 में, 35 से 42 में डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम में 35 बच गया 7। फिर इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, ये जो बीच में 42 है यही है ए, यही क्या है ए, तो यहाँ पे जो ये भाज है यही होता है ए, तो इस बार फिर ए के जगह का काम कौन कर रहा है 42, तो क्या लिखेंगे 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7। अभी भी ये देख रहे हैं, ये तब तक लगाएंगे जब तक r 0 ना हो जाए, जब तक लगाएंगे जब तक r 0 ना हो जाए। तो फिर अगर हम इसको लगाएंगे, अब यहाँ पे ये हो जाएगा b, ये 35 हो जाएगा a, तो अब फिर क्या हो जाएगा पुनः a बराबर क्या हो जाएगा 35, अब b बराबर 7, तो फिर 7 में 35 से डिवाइड करेंगे, 35 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 में 35, ये हो गया 0। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया, अब a के प्लेस पे हो गया 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, ये r का वैल्यू कितना आ गया 0। तो ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि r का वैल्यू क्या ना हो जाए 0, जब तक r का वैल्यू ना हो जाए तब तक क्या हो जाएगा, तब तक भाग लगाते रहेंगे। तो अभी हम ये 3 बार भाग लगा, यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो देखेंगे कि यहाँ पे अब शेषफल 0 हो गया, क्या अभी इससे इसमें भाग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो जब ही शेषफल 0 आ गया, जब शेषफल तो 0 आ गया, तो इस प्रोसेस में भाजक कौन है, इस प्रोसेस में भाजक यानी भाजक कौन है 7, भाजक कौन है 7, तो यही हो जाएगा HCF, इस दोनों का क्या हो जाएगा HCF 255 अतः 455 और 42 का HCF, जिसको हम लोग बोलते हैं मौसो, क्या हो जाएगा 7। यानी लास्ट में जो b का वैल्यू होगा, लास्ट में b का वैल्यू होगा कब, जब r का मान 0 हो जाए, जिस प्रोसेस में r का मान 0 हो जाएगा वहां पे जो भाजक होगा क्या होगा, भाजक जिसको हम b बोलते हैं, इसमें क्या है वो b है, भाजक ही कहलाएगा क्या HCF। उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा HCF, कब होगा, जब शेषफल क्या हो जाएगा 0, शेषफल क्या हो जाएगा 0। इसे क्लियर करने के लिए एक और हम सवाल, अगला सवाल लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन लिखे 135 और 225 का क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है, किसका प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, किसका HCF ज्ञात करें, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या ज्ञात करेंगे हम लोग HCF, क्या ज्ञात करेंगे HCF। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 225, b 135, तो b से a में भाग देंगे, और कब तक भाग देंगे, जब तक कि r का मान 0 ना हो जाए या b से छोटा ना हो जाए। तो एक बार में लगाएंगे पहले, कितना हो गया, तो इसको फिर हम लिखेंगे 225, ये विभाजन, इसको क्या लिखते हैं, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं यानी 135 गुना 1 प्लस r यानी 90, ये इसी फॉर्मूला पर बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये है बी, ये है
ये बीच में है ए, यहाँ पे जिसे भाग दिया वो है बी, और ये भागफल में जो आया क्यू, ये शेषफल जो बचा वो आर। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ बी है आर है, तो आर क्या हो गया, आर का मान जो है बी से छोटा हो गया। तो अब यहाँ पे भाग नहीं देंगे, अब ये फिर पलट जाएगा किसमें, अब ए का ए हो जाएगा 135 और बी हो जाएगा 90, बी हो जाएगा 90। फिर वही प्रोसेस बी से ए में डिवाइड करेंगे, बी से ए में डिवाइड करेंगे, ठीक ना, वन टाइम में 45। तो फिर लिखेंगे इसको क्या, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। हम क्या बोले, तब तक भाग लगाना है कि जब तक आर ना क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो फिर अब ये ए में क्या हो जाएगा, ए के जगह पे क्या हो जाएगा 90 बी 45। ए मतलब क्या, ए मतलब भाज, ए मतलब भाज्य, ये मतलब क्या हो गया, ये हो गया भाज का काम करने लगा, और 45 भाजक का, 45 क्या भाजक यानी बी, इसी को कहते हैं बी। ये क्या हो जाएगा 45। ये जो जो प्रोसेस बदलते जाएगा उसमें भाजक और भाज बदलते रहेगा। पहले यहाँ पे भाज्य क्या था 225 और भाजक था 135। अगले प्रोसेस में 135 बन गया भाजक, 135 भाज्य बन गया, 135 क्या बन गया भाज, 135 क्या बन गया भाज, और ये 90 क्या बच गया, पहले जो शेषफल में था वो अब क्या बन गया भाजक। फिर अगले प्रोसेस में जो शेषफल था वो बन गया भाजक, जो शेषफल था वो क्या बन गया भाजक, और जो भाजक था वो बन गया भाज। तब तक ऐसा प्रोसेस करते रहेंगे जब तक शेषफल जीरो ना जाए। तो फिर से 45 से 90 में भाग देंगे, 45 से 90 में भाग देंगे, जीरो। शेषफल कितना आ गया जीरो। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 90 45 गुना 2 प्लस जीरो। जिस प्रोसेस में यानी जिस स्टेप में शेषफल का मान जीरो हो जाए तो उसमें जो भाजक होगा, उसमें जो उस प्रोसेस में जो भाजक होगा उस क्वेश्चन का वही HCF होगा, वही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा HCF। तो ये क्वेश्चन क्या था 135 और क्या था 225 का HCF कितना हो जाएगा 45। तो यही है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं हम लोग HCF ज्ञात करने में। जैसा कि एक क्वेश्चन पहले बताया, ये क्वेश्चन यहाँ फिर से बता रहे हैं। इसमें दो नंबर लिए हैं, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लेना 135 और 225। तो इसका निकालना है HCF। क्या ज्ञात करना है HCF। किस विधि का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है HCF। तो जो बड़ा संख्या उसको मान लेंगे A, जो छोटा है उसे B, यानी छोटे से बड़े में भाग देंगे। तो अभी जो भाजक है वो अगले स्टेप में भाज्य बन जाता है, और जो शेषफल है अगले स्टेप में भाजक बन जाता है। फिर उसी तरह अगला प्रोसेस में अभी जो भाजक है वो बन जाता है भाज्य, जो शेषफल है वो बन जाता है भाजक। ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल का मान क्या ना आ जाए जीरो। शेषफल क्या ना हो जाए जीरो। जैसे ही शेषफल जीरो हुआ तो जिस प्रोसेस में यानी जिस स्टेप में शेषफल जीरो हुआ उस स्टेप में जो भाजक है उसी को कहते हैं उस क्वेश्चन का HCF। उस क्वेश्चन का दिए हुए क्वेश्चन का क्या हो जाता है वो HCF। तो इस प्रोसेस का प्रयोग करके HCF निकालेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो इसके आगे हम 5-6 क्वेश्चन देंगे जिसको आप लोग कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन दिए हैं हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। ये 3-4 क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरा अगर पढ़ाई समझ में आए तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।